सब कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई दिलो जान से कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा के लिए जानकारी को दुरुस्त करने के संदर्भ में आज हम लोग मध्य हिमालय को जानेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जान चुके हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय में जान रखे हैं ट्रांस हिमालय को, ये जो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इन सब के बारे में हम लोग परिचित हो चुके हैं। इसके बाद जब हिमालय के संदर्भ में जानकारी हासिल करने लगे तो उसमें हम लोगों ने महान हिमालय को जान रखा है, जो ये श्रेणी दिखाई दे रही है। तो महान हिमालय का भी बखूबी हम लोग परिचय ले चुके हैं। आज जानेंगे मध्य हिमालय को। तो मध्य हिमालय की श्रेणी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यह जो है ये मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय श्रेणी जो होती है वो इस बृहत हिमालय के और शिवालिक दोनों के बीच में नजर आ रही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह दोनों के बीच में नजर आ रही है। यह जो श्रेणी है वो यह जो है ये देख पा रहे हैं कि ये सतत है, ये बृहद हिमालय है। और उसी के नीचे यहाँ पर जो श्रेणी है यह जो श्रेणी है यह है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में ये टूटा फूटा नजर आ रहा है, कटा छटा। तो कटा छटा जो नजर आ रहा है इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह असतत रेंज है, यानी डिसकंटिन्यूड। तो वैसी स्थिति में ये पूरा का पूरा यह जो हिमालय रेंज हम लोग देख पा रहे हैं, ये बृहद हिमालय, ये देख रहे हैं कि सतत है, यानी लगातार यहाँ से यहाँ तक ये लगातार दिख रहा है। लेकिन यह जो है ये बीच बीच में कटा हुआ नजर आ रहा है। तो ये कारण क्या होता है? कारण यह है कि यह जो हिमालय है, बृहद हिमालय, ये इस पर ग्लेशियर्स मिलते हैं। ये इतनी ऊंचाई पर है, 6100 इसका औसत ऊंचाई है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इस पर ग्लेशियर्स ज्यादा है, और ग्लेशियर्स हैं तो निश्चित है कि नदियां निकलेंगी। और नदियां क्या करती हैं कि ये सारा तैथिस सागर का ही है, तो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान होने से क्या होता है बच्चों कि इसमें कटाव होता है, और कटाव के कारण इन नदियों के निर्गमन से यहाँ से ये कटाव हो रहा है। कटाव की वजह से ये असतत श्रेणियां हैं। जब कभी भी मध्य हिमालय की बात होगी तो निश्चित है कि ये कैसी हैं? असतत, यानी लगातार नहीं है, कटी है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, हिल स्टेशन पाए जाते हैं। यह जो पूरा का पूरा एरिया है इसको पहले हम लोग समझ लें कि इसके बीच बीच से ये कटा वाला दृश्य दिख रहा है, ये कटक छटा दिख रहा है। तो ये इतना भाग हो गया पीर पंजाल, ये हो जाता है धौलाधर श्रेणी, ये है नागटिबा और ये मसूरी, और ये आ जाता है पूरा महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी नेपाल में पड़ता है और ये सारे अपने भारत में पड़ते हैं। यह जो पीर पंजाल है ये सबसे लंबी श्रेणी है। और यह जो पूरा मध्य हिमालय है बच्चों, इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर। ये क्या हो गया? लंबाई। और इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक ये ऊंचाई हो गया। और उसके बाद चौड़ाई जो है ये औसतन चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊंचाई जो है ये 3700 मीटर से 4500 मीटर। इससे पहले जो ये बृहद हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। तो 6100 मीटर यानी उससे यह जो है 3700 मीटर और 4500 ये नीचे है। तो निश्चित है कि यहाँ वाले स्थिति में यहाँ पर वनस्पति अधिक पाई जाएगी, और वनस्पति अधिक पाई जाएगी तो वैसे में कोणधारी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कोणधारी। कारण बर्फबारी भी होती है, तो जहां पर बर्फ पड़ता है वहां पर कोणधारी यानी इस तरह के नमूना वाले, इस तरह के आकार प्रकार वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऐसे वृक्षों में कोणधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जिनकी बहुलता होती है। और इसी क्षेत्र में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में मैं बताऊंगी कि कहाँ पर इन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग पीर पंजाल श्रेणी को देख लें। इस मध्य हिमालय में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो है वो पीर पंजाल श्रेणी है। ये हो गया धौलाधर श्रेणी,
और ये हो गया नागटिब्बा, और यह है मसूरी। ये नेपाल में पूरा का पूरा पड़ता है महाभारत हिमालय, जो सिक्किम तक यहाँ तक पहुंच रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रेंज दिखाई दे रहा है पीर पंजाल, ये सबसे लंबी श्रेणी है। और इसको हम लोग देखेंगे दिशा के अनुसार, तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। सभी श्रेणियां कैसी हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऐसे लगातार ये श्रेणियां दिखाई दे रही हैं। और इनके बीच में यह जो एरिया है, ये हो गया बृहद हिमालय, और नीचे आ गया शिवालिक। इन दोनों के बीच में ये है पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह भी हम लोग देखेंगे कि किस फॉल्ट के बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाए थे कि यह जो है ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और यह वाला जो है वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। यानी जब कभी भी बात हो कि किन थ्रस्ट के बीच में आता है, तो वैसे में हो जाएगा यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहाँ पर आ जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। पीर पंजाल पूर्णतः कश्मीर में पड़ता है, और थोड़े से अंश के लिए ये हिमाचल प्रदेश में भी इन करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर के पूरे इलाका में और थोड़े से भाग के लिए ये हिमाचल प्रदेश में भी इन करती है। और यह जो श्रेणी है, यहाँ पर ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल दोनों के बीच में इस एरिया में कश्मीर घाटी पाई जाती है। अब कश्मीर घाटी जो है वो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। इसको दुनिया के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह जो घाटी है बच्चों, ये दोनों ही श्रेणियों के मध्य में पाई जाती है। कश्मीर घाटी बच्चों, ये एक ग्रीवा खंड है। कश्मीर घाटी एक ग्रीवा खंड है। तो ग्रीवा खंड जो है वो कैसे है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मान के चला जाए कि ये दो प्लेट हैं, ये एक दूसरे पर ऐसे टिकी हुई है। तो यह जब क्या होता है कि मान के चला जाए कि ये प्लेट क्या हुई कि आगे की ओर खिसक गई ऊपर वाली। तो ये तो प्लेट स्थिर है, यहाँ पर स्थिर है। तो ये जब खिसक रही है तो ये आगे की ओर बढ़ी, और यहाँ पर यह जो गड्ढा प्रतीत हो रहा है, यही घाटी का रूप लेता है। तो इसी को कहा गया है, इसी एरिया को माना गया है कि ये कश्मीर घाटी जो है ये एक ग्रीवा खंड है। और इस ग्रीवा खंड में क्या होता है कि यहाँ पर करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है। करेवा के लिए ये प्रसिद्ध है। तो करेवा जो है ये हिमनद का निक्षेप है। ये हमेशा आप ध्यान रखोगे, ये यहाँ पर जो है ये हिमोड़ पाया जाता है। हिमोड़, जिस तरह से जल से जलोढ़ होता है, उसी तरह से हिम से जो जितने भी अवसाद होते हैं उनको हिमोड़ कहा जाता है। तो करेवा मिट्टी जो है वो हिमोड़ से प्राप्त हुई है। और इस करेवा में क्या होता है, इतनी चिकनी मिट्टी है और बढ़िया उपजाऊ है कि इसमें केसर की खेती होती है और सेब की। केसर और सेब के लिए ये काफी प्रसिद्ध जगह है, केसर और सेब। तो करेवा जब कभी भी पूछ दे कि ये कैसी मिट्टी है, तो ये हिमोड़ है। और इसमें खेती किसकी होती है? केसर के लिए प्रसिद्ध है, सेब की भी खेती होती है। कश्मीर वैसे भी सेब और केसर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग कश्मीर को देखें, ये पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित है। अब अगला है हमारा यह जो श्रेणी है धौलाधर। अब धौलाधर श्रेणी में क्या होता है कि यहाँ भी ये बृहद हिमालय और धौलाधर दोनों के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं। और वैसे में एक पहला यहाँ पर है कांगड़ा, उसके बाद है लाहौल, स्पीति और कुल्लू। ये जो है प्रसिद्ध घाटियां हैं। इसे तो घाटियां बहुत हैं, लेकिन छोटी बड़ी घाटियां जिसमें प्रसिद्ध घाटियों के बारे में हम लोग जाने, तो इन घाटियों के बारे में भी एक नजर डाल लें। धौलाधर श्रेणी, यह धौलागिरी यहाँ था नेपाल में, लेकिन यहाँ पर है धौलाधर। ये आप लोग भूल नहीं करेंगे, यह जो है मध्य हिमालय में धौलाधर श्रेणी इसको नाम मिला हुआ है। इस धौलाधर श्रेणी के और बृहद हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रसिद्ध घाटियां जो हैं वो हैं, एक पाया जाता है कांगड़ा, लाहौल, स्पीति और कुल्लू।
यह जो घाटियां हैं, इनमें कांगड़ा जो घाटी है, यह है नमन घाटी के नाम से जाना जाता है, नमन घाटी। और कुल्लू जो है, इसको कहा जाता है कि ये अनुप्रस्थ घाटी है। ध्यान देंगे आप लोग, अनुप्रस्थ। और ये रहा ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड हम लोग समझ चुके हैं कश्मीर का। वैसे ही नमन घाटी और अनुप्रस्थ घाटी को एक बार देख लें। नमन घाटी क्या होता है बच्चों, कि जब कभी भी मान लिया जाए कि कोई प्लेट है, अब इस प्लेट में क्या होता है कि जब कोई दरार होता है, इसको भ्रंश नाम दिया जाता है, भ्रंश या थ्रस्ट कहा जाता है। तो यह जो दरार रहा, ये या तो लंबवत होगा या फिर ऐसा। तो इसी के समानांतर जब कोई घाटी होती है, इसको कहा जाता है नमन घाटी। कौन सी घाटी कहा जाता है? नमन। और जब कभी यह इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दिखेगी, यानी काटती हुई, तो उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ घाटी। ध्यान देंगे बच्चों कि नमन घाटी किसे कहा जाएगा? तो नमन घाटी जब किसी भ्रंश के समानांतर कोई घाटी होती है, उसको कहा जाता है नमन घाटी। और जब कभी किसी भ्रंश के साथ साथ ये काटता हुआ या 90 डिग्री के कोण पर यह दिखाई देता हुआ जो घाटी होता है, उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ घाटी। तो कुल्लू घाटी जो है, ये अनुप्रस्थ घाटी है, जबकि कांगड़ा घाटी कैसी घाटी हो जाती है? नमन घाटी। आ जाता है क्वेश्चन में कि कांगड़ा कैसी घाटी है, तो ये नमन घाटी है और कुल्लू अनुप्रस्थ घाटी है। कश्मीर घाटी जो है वो एक ग्रीवा घाटी। इस तरह बच्चों हम लोग देखे यहाँ पर कश्मीर घाटी, और यह देख रहे हैं अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश में स्थित सारी घाटियों। इस कश्मीर घाटी में बच्चों यहीं पर है झेलम नदी, और इसी झेलम के साथ साथ बुलर झील दिखाई देता है। डल झील और बुलर झील। बुलर झील जो है वो पूरे भारत में सबसे मीठे जल का झील है। और इसके साथ ही हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इस क्षेत्र में जो अगर वनस्पति अधिक पाई जाती है, तो उसके साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। और जो घास के मैदान है, उनको यहाँ पर मर्ग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मर्ग। तो जितना नाम आप लोग सुनते होंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो जितना मर्ग लगा हुआ है, तो वह आप लोग समझ जाए कि वो घास का मैदान वाला इलाका है। तो इस तरह से हम लोग ये जाने कि यह जो पूरा एरिया है वह करेबा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और कौन कौन से यहाँ पर झील है? बुलर झील है, डल झील है, और नदी जो है वो झेलम नदी से लेकर के व्यास नदी तक का जो इलाका है वो आ जाता है इस पूरे कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय कहा जाए या फिर पंजाब का एरिया कहा जाए, ये पूरा आ जाता है। अब इसके बाद इसको भी हम लोग जाने, ये जो है पूर्णतः ये हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी यहाँ पर घाटियां हैं? कुल्लू, स्पीति, लाहौल और कांगड़ा। और पर्यटन स्थल में बच्चों यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर कि घूमने जाया जा सकता है। या फिर जब अंग्रेज शासन किया करते थे, तो उनका अपना यहाँ पर शासन करने का एक जो केंद्र होता था, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, इन सब में वो रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है उनके अनुकूल था, जिसकी वजह से वे यहाँ रह करके और प्रशासन किया करते थे। दूसरा चीज है कि यहाँ से यहाँ तक ये उत्तराखंड का इलाका है। और उत्तराखंड में इसी यह जो मध्य हिमालय है, इसके दो भाग हैं। एक आ जाता है नाग टिब्बा के नाम से, और दूसरा है मसूरी। यहाँ पर मसूरी नाम का घाटी पाया जाता है जो काफी प्रसिद्ध है, जहाँ लोग जाकर के घुमा करते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड बच्चों ये देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, कारण कि यहाँ पर सभी धर्मों के कुछ न कुछ वैसी जगह है, धर्म स्थल, जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। और दूसरा चीज यह कि यहाँ पर फूलों की घाटी पाई जाती है, जो एक जयमंडल नीचे है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर पाए। आगे हम लोग देखते हैं, यह जो एरिया है बच्चों, तो इस एरिया में वो जो कश्मीर में मर्ग कहा जाता था घास के मैदान को, उसको यहाँ पर कहा जाता है पयार या बुग्याल। तो बुग्याल या पयार के नाम से घास के मैदान को जाना जाता है। किस एरिया में? उत्तराखंड वाले इलाके में। और इसकी ऊंचाई को भी हम लोग समझे, यह 3700 से 4500 मीटर है।
और यहाँ पर क्या होगा कि वृक्षों की बहुलता मिलेगी, वृक्ष घने मिलेंगे और कोणधारी वृक्ष होंगे, और घास के मैदान जो मिलेंगे उनको क्या मर्ग के नाम से कश्मीर इलाके में, और इस इलाके में उसको कहा जाता है बुग्याल और पयार। और यह भी निश्चित है कि यह जो पूरा एरिया है वो अवसादी चट्टानों का है। अवसादी चट्टानों का है तो काटछाट, पानी का रिसाव, बहाव आदि हुआ है, और इसकी वजह से क्या होगा कि भूस्खलन की भी स्थिति बनती है। दूसरा चीज यह देखें कि यह एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है, तो निश्चित है कि इस इलाके में क्या होगा कि विकास के कार्य किए जाएंगे, जैसे होटल आदि बनाना, लोगों की बस्तियां बसाना, शहर बसाना। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि वन उन्मूलन करना पड़ता है, यानी वनों को काटना। तो वनों का काट छांट जब होगा तो इस पर जमीन पर पकड़ नहीं बन पाएगी, और नदियों के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा काफी कटाव होता है, और काफी कटाव होने से क्या होगा कि पूरे क्षेत्र में अब निश्चित होगा कि भूस्खलन की स्थिति होगी, और कई तरह के जो उत्तराखंड में आप लोग सुनते होंगे न्यूज में भी कि उत्तराखंड की स्थिति आजकल बदतर हो जा रही है, भूस्खलन की स्थिति अधिक हो। तो इस तरह से ये हमारा जो लालच लिप्सा है उसकी वजह से ये प्राकृतिक सौंदर्य का जो जगह है वो छत बिछत हो रहा है। तो इस पर हम सबको मिलकर के ध्यान भी देना होगा, ताकि यह जो हमारा धरोहर है ये बना रहे। लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय इसी श्रेणी का नाम है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अध्ययन के दरमियान हम लोग देखें कि यह जो श्रेणी है यहाँ पर ये पीर पंजाल, इसके बाद है धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बर, और यहाँ पर मसूरी, और ये पूरा महाभारत श्रेणी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। यह जो लघु हिमालय है बृहद हिमालय और बाह्य हिमालय दोनों के मध्य में स्थित है, यानी बीच में है। यहाँ पर है ये बृहद हिमालय का एरिया हो गया, और यह जो हुआ ये बाह्य हिमालय का, तो उसके बीच में यह श्रेणी प्राप्त हो रही है। इसमें असतत का अर्थ है यानी टूटी फूटी, ये कटी छटी है, बीच बीच में यहाँ पर कटी छटी है दिखाई दे रही हैं, तो ये असतत श्रेणियां प्राप्त होती हैं। और यह जो इसकी लंबाई हम लोग समझ रखे हैं कि 1100 किलोमीटर लंबा, और चौड़ाई कितनी है 80 से 100 किलोमीटर। औसत ऊंचाई इसकी 3700 से 4500 मीटर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि ऊंचाई इसकी 3700 से 4500 मीटर है, तो निश्चित है क्या होंगे इस एरिया में पूर्णधारी वृक्ष प्राप्त होंगे। और निचले क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं उनको कश्मीर में मर्ग के नाम से, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। इसके बाद इसकी मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो मुख्य श्रेणियां में है पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा, मसूरी श्रेणी जो कहाँ पाया जा रहा है उत्तराखंड में, और महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है। तो लघु हिमालय की मुख्य श्रेणियां जो थी उसमें हम लोग देख पाए पीर पंजाल श्रेणी को, धौलाधर श्रेणी को, और नाग टिब्बा मसूरी जो उत्तराखंड में है, और महाभारत श्रेणी जो नेपाल में। तो इस तरह से इन श्रेणियों को हम लोग जाने, और श्रेणियों को जानने के बाद यह भी देखे थे कि किस एरिया में कौन सा घाटी है। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में जो कश्मीर घाटी है उसको जम्मू कश्मीर में, और कुल्लू स्फीति लाहौल कांगड़ा ये जो चारों दिखाई दिए ये कहाँ दिखाई दिए हमें हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी घाटी उत्तराखंड में, और काठमांडू घाटी जो है बच्चों ये है नेपाल में। नेपाल में बृहद हिमालय और उसी महाभारत श्रेणी के बीच में काठमांडू घाटी अवस्थित है। कश्मीर घाटी की चर्चा में हम लोग जान चुके हैं, यह एक ग्रीवा खंड है, और ग्रीवा खंड कैसे है इससे भी परिचित हो चुके हैं। और यहाँ पर डल और बुलर झील पाए जाते हैं। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला आदि भी प्रसिद्ध है। इस तरह मध्य हिमालय से आप सभी परिचित हुए। उम्मीद करती हूँ आप इसका भरपूर फायदा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य उठाएंगे। ढेर सारे आशीष के साथ। जय हिंद।